हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, हम एमपी टेट 2022 का पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। यह पेपर 6 मार्च 2022 का है, शिफ्ट 1 का पेपर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न नंबर 31, योग का पता लगाइए। तो दोस्तों, संख्या दे रखी है 6546 6546 बटे 8998 प्लस 5687 बटे 8998। दोस्तों, इसे जोड़ना है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? 8998 एलसीएम आ जाएगा। दोस्तों, जोड़ेंगे ऊपर 6546 प्लस 5687। दोस्तों, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दोस्तों, हो जाएगा 12233 बटे 8998। दोस्तों, ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, एक टीवी की कीमत का 96% 10,464 दिया है। कितना दे रखा है? 10,464 दिया है। तो इसकी कुल लागत हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों, 96% का मान दे रखा है। कितना दिया है? 10,464। तो 100% का मान निकालेंगे तो 10,464 में 96 का भाग देंगे तो 1% का मान निकल आएगा। यदि हम 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का मान निकल आएगा। दोस्तों, काट पीट करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा यहाँ पे, दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, 436 गुणा 25। जब इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,900। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10,900। तो वस्तु की कुल लागत क्या है? वस्तु की कुल लागत है 10,900। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, एक निश्चित वस्तु पर उत्पादक शुल्क 950 रुपये से घटाकर 760 रुपये कर दिया गया। कितना कर दिया गया दोस्तों? 760 रुपये कर दिया गया। तो कितने प्रतिशत की कमी आई? तो हमें क्या ज्ञात करना है? कमी निकालना है। तो दोस्तों, वस्तु की कीमत कितनी थी? 950 थी। कितनी थी दोस्तों? 950। 950 को घटाकर कितना कर दिया? 760। तो कितने की कमी आई दोस्तों? जल्दी से बताओ। तो दोस्तों, कितने की कमी आएगी? 190 रुपये की कमी आ गई। कितने की कमी आई? 190 की कमी आई। अब हमें क्या निकालना? प्रतिशत निकालना है। तो 190 की कमी आई, कितने पर आई दोस्तों? 950 पर। तो 950 पर कमी आई गुणा 100। परसेंटेज निकालते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। 19 पंजा 95, 5 आ गया, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10। तो ऑप्शन बी 20% राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। दोस्तों, औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? औसत। संख्या दे रखी है 3 -7 6 12 -2। तो दोस्तों, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग। सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बटे में क्या लिख दिया? आंकड़ों की संख्या। दोस्तों, चलो करते हैं। यहाँ कितना औसत निकालेंगे तो औसत बराबर 3 दिया है, प्लस यहाँ माइनस का 7 है, प्लस कितना है 6, प्लस 12, प्लस माइनस का कितना दे रखा है दोस्तों? 2। इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो संख्या हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो बटे में कितना आ जाएगा? आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है हमारे पास? 5 है। तो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। यहाँ आ जाएगा दोस्तों 12 6
18, 18 और 3 21। 21 में से कितना घटाएंगे? 9 घटाएंगे और 5 से क्या देंगे? भाग देंगे। जब 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा दोस्तों? 12 बचेगा। तो 12 में से 5 का भाग देंगे। 12 में कितने का भाग देंगे दोस्तों? 5 का। तो हमारे पास क्या आंसर, राइट आंसर हो जाएगा? 5 दूनी 10, बची कितनी? 2, 5 चौके 20, 2.4। 2.4 कहाँ है दोस्तों? बी ऑप्शन में दिया है, देखो 2.4, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, 6, 13, 17, 21, 23 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है? सभी आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो औसत बराबर क्या है? सभी आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? सभी आंकड़ों का योग दिया है 6 + 13 + 17 + 21 और +23। इन सभी संख्याओं का योग करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो दोस्तों जल्दी से करिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से दोस्तों 16, कितना दिया? 6 + 13 + 17 + 21 + 23। 6 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 13 19, 19 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 36, और 36 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 57, और 57 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 80। 80/5। 5 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, बची कितनी? 3, 5 छक्का 30। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 16, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। देखो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पहली 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों पहली 5 सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो पहली 5 सम संख्या कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10। दोस्तों इन सभी संख्याओं का योग करेंगे, कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 30। 1, 2 संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने से भाग देंगे? 5। देखो औसत निकालते हैं, तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना हो गया हमारे पास? 30, और आंकड़ों की संख्या कितनी है हमारे पास? 5। तो 5 छक्के 30। दोस्तों 6 आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर राइट हो जाएगा? 6, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, 5 घटनाओं का औसत 66 है और पहली 2 घटनाएं औसत 70 है और अंतिम 2 घटनाओं का औसत 65 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को करते हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 66। 66 से गुणा करेंगे तो टोटल पता चल जाएगा हमें, कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 330। तो कुल कुल योग का पता चल गया कितना है? 330। अब पहली 2 घटनाओं का औसत कितना है? 70। तो पहली 2 घटनाओं का योग पता करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो 7 दूनी 14, 140 हो गया। अंतिम 2 घटनाओं का औसत कितना दे रखा है? अंतिम 2 घटनाओं का औसत 65 दे रखा है। 65 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। दोस्तों प्रथम 2 घटनाओं का औसत और अंतिम 2 घटनाओं का औसत दोनों को योग करेंगे और जो टोटल 5 घटनाओं का औसत है उसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तीसरी घटनाओं का औसत, तीसरी घटना या तीसरी संख्या पता चल जाएगी। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 0, 7, 2, 270। 330 में से 270 को घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 0। 13 में से 7 गया तो कितना बचा दोस्तों? 6, और 2 में से 2 गया तो 0। कितना आ गया हमारा? 60। 60 आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन बी में कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 लड़के हैं, कितने लड़के हैं? 3। तीनों की औसत आयु कितनी है? 20 है। तो कुल कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। कितना हो जाएगा? तीनों की कुल आयु का योग कितना हो गया? 60 वर्ष। और अनुपात दे रखा है 2:3:5, ये दे रखा है। इसका योग करेंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा।
योग हो जाएगा 10। तो आयु का योग कितना है यहाँ पर 10 है, लेकिन वर्तमान आयु वास्तविक आयु का योग कितना है 60 वर्ष है, अनुपात में कितना है 10 वर्ष है। तो हम निकालेंगे 60 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6। एक का मान निकल आया 6। अब देखते हैं अनुपात में आयु कितनी दे रखी है सबसे छोटे वाले की 2, कितनी है 2, तो 2 से गुणा करेंगे 6 का, तो 2 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। कितना हो जाएगा 12 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। देखते हैं ऑप्शन ए 19 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 9 वर्ष, ऑप्शन डी है 12 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न में दिया है एक फुटबॉल टीम के 20 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 है, 8 का औसत 21 है, शेष 12 खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 20 खिलाड़ियों का औसत कितना दे रखा है 24 है, तो कुल निकालेंगे तो 20 गुणा 24 बराबर कितना होगा 24 दूनी 48 480। तो 20 खिलाड़ियों का टोटल कितना निकला है 480। एक फुटबॉल टीम के 20 खिलाड़ियों की औसत आयु, तो कुल आयु कितनी है टोटल 480। अब 8 का औसत 21 है, तो 8 का कुल कितना हो जाएगा 8 का औसत 21 है, 21 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। दोस्तों एक फुटबॉल टीम के 20 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 है, 8 का औसत 21 है, शेष 12 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। तो दोस्तों 20 गुणा 24 करेंगे, कितना करेंगे 20 गुणा 24 तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 480। कुल पता चल गया कुल औसत आयु कितनी है, कुल योग कितना है आयु का योग कुल कितना है 480। अब 8 का औसत कितना है 80 है, 21 है, 8 का औसत कितना है 21 है, तो 8 का औसत कितना है 21, 21 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों 168, 21 अट्ठे 168। हमें निकालना है 12 खिलाड़ियों का औसत। जब कुल खिलाड़ियों की आयु कितनी है 480, 8 खिलाड़ियों की आयु कितनी है 168, जब 480 में से 168 को घटा देंगे तो हमें 12 खिलाड़ियों की आयु का योग पता चल जाएगा। तो घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर बचेगा 3, तो हमारे पास आ गया कितना 312। अब 312 कितना है 12 खिलाड़ियों का आयु का योग है, 12 खिलाड़ियों का आयु का योग है कितना है 312। अब 312 में हम कितने का भाग देंगे 12 का, क्योंकि हमें 12 का औसत निकालना है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 छक्का 72, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 26 से विभाज्य है। दोस्तों कोई भी संख्या 26 से यदि विभाज्य होगी तो वह किस किस संख्या से विभाजित होगी। तो 26 के मल्टीपल क्या होते हैं फैक्टर निकालते हैं, 26 के फैक्टर होते हैं, जैसे 26 दिया है, जैसे 26 2 गुणा 13, 2 का भी भाग जाएगा और 13 का भी भाग जाएगा। तो 2 का भाग किस किस में जाता है 6 में जाएगा, लास्ट अंक देखते हैं जाएगा 5 4 है, लास्ट अंक कितना है इकाई का अंक कितना है 4 है, 2 का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग जाएगा। दोस्तों ऑप्शन डी में 2 का भाग नहीं जाएगा। हमारे पास कितने ऑप्शन बचे 1 2 3 ऑप्शन बचे। अब हम देखते हैं 13, जब 13 का भाग देंगे एक एक करके देखते हैं, 13 का भाग देते हैं सभी संख्या में एक एक करके, ऑप्शन ए में देंगे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों सॉरी थोड़ा टच काम नहीं कर रही थी स्क्रीन की, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी प्रश्न पर ऑप्शन ए दे रखा है 846, 846 में 13 का भाग दे के देखते हैं 13 का भाग जा रहा है क्या, 13 चक 78, तो कितना बचेगा शेष हमारे पास 6 बचेगा। हासिल ली अंक उतारा 6 का 66 हो गया, 13 पंजा 65, तो भाग नहीं जा रहा है, इसका भाग इसमें नहीं जा रहा। अगला देखते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है कितना 754, 754 में कितने का भाग देंगे 13 का भाग देते हैं। देखो 13 पंजा 65, 13 पंजा 65, 75 में से 65 उठाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 10 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 10, अंक उतारा 4 का, कितना हो गया 104, 104 में 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 754 में कितने का भाग जाएगा 13 का भाग जा रहा है, तो इसमें 26 का भी भाग जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 26 से विभाजित, तो देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी संख्या 26 से विभाजित है, तो 26 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 26 की विभाज्यता का नियम कहता है 2 से मल्टीपल होना चाहिए या 13 से, 13 का भाग जाना चाहिए या 2 का भाग जाना चाहिए। तो 2 का जा रहा है 8, इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 8 है, 8 में 2 का भाग जाता है, 2 में जाता है, 5 में नहीं जाएगा, 6 में भी जाता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए है 4258, 4258 में क्या 13 का भाग जाता है दोस्तों, भाग दे के देखते हैं। दोस्तों इस तरह का प्रश्न अभी हमने किया था, तो इस प्रश्न को मैं होमवर्क देता हूं, आप खुद करके देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। दोस्तों बताना है कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। 18 की विभाज्यता का नियम होता है संख्या में 2 से भाग जाना चाहिए और 9 से भाग जाना चाहिए। तो 2 का भाग देंगे, इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 में 2 का भाग जाता है, 2 में भी जाता है 2 का, इसमें भी 2 दिया है इकाई का अंक, इसमें भी 4 दिया है, तो सब में 2 का भाग जा रहा है। अब 9 की विभाज्यता का अंक मतलब होता है सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दे रखा है 93636, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है, तो 9 6 कितने हुए 9 6 9 3 कितने होते हैं दोस्तों 9 3 12, 9 और 3 12, 12 6 18, 18 और 3 कितने होते हैं 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 27। इन सभी संख्याओं का सम कितना हो रहा है टोटल 27। जब 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। दोस्तों 9 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 24 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन 24 से विभाज्य है, तो दोस्तों ऑप्शन डी देखते हैं इसका, क्या ऑप्शन डी 24 से विभाजित है। देखते हैं ऑप्शन डी दिया है 793 दोस्तों 13400। 24 की विभाज्यता क्या कहती है दोस्तों, 2 से भाग जाना चाहिए, 3 से जाना चाहिए, 4 से जाना चाहिए और 6 से भी जाना चाहिए, 6 चौक 24 और 12 से जाना चाहिए। देखो 12 का जाएगा तो 4 3 12, तो ये तो इसमें ही आ गया अंदर, तो 6 चौक 24। हम देखते हैं 2 का भाग किस किस में जा रहा है। देखो दोस्तों 2 का भाग लगभग सब में जा रहा है। 3 से लेके देखते हैं, 3 का मतलब 3 की विभाज्यता कहती है सभी अंकों का योग करके देखते हैं, तो सभी अंकों का योग करके देख लेंगे दोस्तों। इसके भी योग करके देखेंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसका भी योग करके देखेंगे, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, इसका भी योग करके देखेंगे, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। मैंने इस तरह के प्रश्न पहले भी काफ़ी सारे करवाए हैं। तो दोस्तों इसका करके देखते हैं 7913400, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है। ये 3 का भाग जाएगा तो संख्या 24 से विभाजित होगी। देखते हैं 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिरक का 9, 0 बचा, 1 में भाग नहीं जाएगा, 1 लिख लो, 3 एकम 3 भाग चला गया, 0 बचा, 3 एकम 3 1 बचा और 0 में भाग नहीं जाता। जो दोस्तों अभी हमने भाग दे के देखा था सिंगल संख्या में, क्या बचा हमारे पास 1 बचा, यहाँ 1 बचा 1 बचा। इन सभी संख्याओं का योग करके देखते हैं, योग कितना है 3 है, क्या 3 में 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है। ये संख्या ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी किसी भी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। दोस्तों आप करके देख लेना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 18 से विभाज्य है। दोस्तों 18 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी संख्या में 18 का भाग देंगे तो 18 की विभाज्यता क्या कहती है, उस संख्या में 2 से भाग जाएगा और 9 से भाग जाएगा। तो 2 से सब में जा रहा है, इकाई का अंक 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, 2 का सब में जा रहा है। अब देखते हैं 9 का। 9 की विभाज्यता कहती है सभी अंकों का योग करो और 9 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1298804। इन सभी का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। 2 1 3, 3 और 9 कितने होते हैं 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। 12 और 8 20 और 20 और 4 कितना होता है दोस्तों 24। क्या 24 में 9 का भाग जाता है, तो आप बोलोगे सर नहीं जाता है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दे रखा है 654776। इन सभी संख्याओं का टोटल करते हैं, जोड़ते हैं, 6 5 कितना हो गया 11,
11 और 4 कितना हो गया, 11 4 15, 15 में 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 22, 22 में 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 29, 29 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे दोस्तों 35। क्या 35 में 9 का भाग जाता है, तो नहीं जाता है। अगला ऑप्शन सी है, अगला ऑप्शन सी है। इसी तरह सी ऑप्शन को करते हैं। यहाँ दे रखा है 6 5 कितना होता है, 6 5 11, 11 7 18, 18 2 20 और 20 और 3 23, 23 और 2 25। क्या 25 में भाग जाता है, 9 का नहीं जाता। अगला ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन है 1 2 7 5 4 8। इन सभी संख्याओं का टोटल करके देखते हैं। 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 19 और 8 कितने होते हैं दोस्तों 27, 27 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 9 तिया 27 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन 6 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन 6 से विभाज्य है। तो 6 की विभाज्यता क्या कहती है दोस्तों, 6 की विभाज्यता बोलती है संख्या में 2 से भाग जाना चाहिए और 3 से। यदि 2 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है तो संख्या कैसे विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। तो 2 की विभाज्यता चेक करते हैं पहले। इकाई के अंक में 2 से भाग जाना जरूरी है, तो इसमें इकाई का अंक कितना दे रखा है 2, इसमें जाएगा भाग, इसमें भी 2 दे रखा है, इसमें 6 दे रखा है, इसमें भी जाएगा। तो ऑप्शन डी में कितना क्या दिए रखा है 5, इकाई का अंक क्या है 5, तो ऑप्शन डी में 2 का भाग नहीं जाएगा। जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा उसके अंदर। अब ऑप्शन देखते हैं ए, ऑप्शन ए में क्या 3 का भाग जाता है, तो 3 की विभाज्यता कैसे चेक करते हैं दोस्तों, देखते हैं। दे रखा है 6 4 3 1 3 2, बड़ा ही सिंपल है। सभी संख्याओं का योग करो और 3 से क्या देना है, हमें भाग देना है। तो सभी संख्याओं का योग करते हैं। 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 और 3 17, और 17 में कितना जोड़ना है हमें 2, तो कितने हो जाएंगे 17 2 19, 19 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है। अगला देखते हैं, बी ऑप्शन है 9 9 7 5 2, 9 दूनी 18, 18 और 7 में, 18 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 25, 18 7 25, और 25 और 5 30, और 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 32। क्या 32 में 3 का भाग जाता है, तो दोस्तों नहीं जाता है। अगला ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन है 2 2 8 9 6, 2 2 8 9 6। दोस्तों सभी संख्याओं का योग करते हैं तो 2 2 कितना हो गया 4, 4 और 8 कितना होता है 12, 12 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27, और 27 में क्या 3 का भाग जाता है, तो जाता है, 3 नाम 27। दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो संख्या कौन सी वाली, सी ऑप्शन में 6 से विभाजित होगी। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाजित है, मतलब विभाज्य है। तो 8 की विभाज्यता क्या कहती है, 8 की विभाज्यता कहती है लास्ट के कितने अंक 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में लास्ट के 3 अंक कौन कौन से हैं, 2 7 272, कितना है 200। अब देखते हैं 8 का भाग जा रहा है क्या ऑप्शन ए में, तो 8 दिया 24, 27 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 27 में से 24 गया तो कितना बचेगा 3, तो अंक उतारा 2 का तो कितना हो गया 32, तो 8 चौके 32, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी बड़ी भिन्न है ज्ञात कीजिए। हमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन ए 111 बट्टे 190, ऑप्शन बी दे रखा है 41 बट्टे 76, ऑप्शन सी दे रखा है 4 बट्टा 9, ऑप्शन डी दे रखा है 52 बट्टे 87। दोस्तों हम किस मेथड से करेंगे, डिफरेंस मेथड से करेंगे। इन सभी का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर, अंश और हर का अंतर लेंगे, अंश और हर का अंतर। तो ऊपर वाली संख्या कितनी है 111, अंश कितना है 111, जब अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो 190 में से 111 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 81 बचेगा। 41
76 में से 41 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा। 76 में से 41 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 35 बचेगा। अब 4 जैसा का जैसा, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। अब 57 जैसा का जैसा, 87 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन डी दे रखा है 52/87, सॉरी 52/87, कितना दे रखा है, 52/87, 52/87। अब 52 में से 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो 7 में से 2 गया, 5 बचा। 8 में से 5 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 3, 35 बचेगा हमारे पास। दोस्तों अब इन संख्याओं में क्या करेंगे, हर से भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ भाग जाएगा 1.3, कितना जाएगा, 1.3 तक। यहाँ जाएगा 1.1 तक, यहाँ जाएगा 0.8 और यहाँ पर जाएगा 1.4। आप भाग करके देख लेना। अब दोस्तों बताना इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1.3, 1.1 या 0.8 या 0.4। तो दोस्तों 0.4 सबसे बड़ी हो जाएगी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 52/87, 52/87 राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें सबसे छोटी भिन्न बताना है, कौन सी बताना, सबसे छोटी। तो छोटी के लिए भी इसी तरह से करेंगे दोस्तों, अभी मैंने कराया जस्ट इसी तरह से इस सवाल को हल करेंगे। तो ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया दूसरा नंबर का, एक और दो नंबर, 2 होमवर्क प्रश्न हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एल लंबाई एल है इकाई है, चौड़ाई बी इकाई है और ऊंचाई एच इकाई है का एक घनाभ है। एक क्या है दोस्तों, एक घनाभ है। घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया दोस्तों। तो घनाभ कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। इस तरह का कुछ घनाभ होता है। तो घनाभ में कितने फेस, मतलब 4 दीवार होती हैं, एक आमने सामने की और राइट, 1 2 3 4, कितनी होती है दोस्तों, 4 होती हैं। तो घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई, कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे बताना जरा। ऊंचाई दे रखी है h, तो 2 × h हो गया ऊंचाई। लंबाई कितनी है यहाँ पर दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, लंबाई क्या है l, तो l लिखेंगे यहाँ पर। और चौड़ाई क्या है यहाँ पे b, चौड़ाई क्या है b। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2hL + b हो जाएगा, 2hL + b। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे क्या दे रखा है, 2hL + b, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये रहा बी ऑप्शन, 2hL + b राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई h इकाई है और त्रिज्या 2r इकाई है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न को। दोस्तों शंकु कुछ इस तरह की आकृति होती है। दोस्तों ऊंचाई क्या दे रखी है, ऊंचाई h है। त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों, त्रिज्या दे रखी है 2r, त्रिज्या कितनी दे रखी है 2r। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न में दिया है। तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h, ये होता है इसका फॉर्मूला शंकु का आयतन का। तो दोस्तों 1/3 पाई, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है दोस्तों, आर की वैल्यू दे रखी है 2r, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगाओ। h की वैल्यू क्या दे रखी है, h की वैल्यू क्या दे रखी है, h की वैल्यू h दे रखी है। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, 2 का वर्ग कितना होता है 4, r² हो जाएगा और h जैसा का जैसा। इस 4 को हम इधर लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/3 पाई
आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले समझ लेते हैं, क्या कह रहा है। एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है। ये वर्ग बना दिया हमने। एक वर्ग का क्षेत्रफल, उसके विकर्ण, यानी जो वर्ग का विकर्ण होगा वह दूसरे वर्ग के क्या है, लंबाई है। क्या है, भुजा की लंबाई है। दूसरे उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जो इसकी जो भुजा है, तो इसमें हमने एक और विकर्ण बनाया, ऐसे ऐसे करके एक वर्ग बना दिया। तो जो विकर्ण पर जो वर्ग बना हुआ है, विकर्ण की जो लंबाई है उस पर क्या, उसकी लंबाई के बराबर क्या है, ये वर्ग बनाया है। क्या बनाया है, वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। ये एक वर्ग हो गया, इसके विकर्ण पर बना हुआ ये दूसरा हो गया। तो दोस्तों इसकी इसकी भुजा क्या है, ए है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि भुजा ए है तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, दोस्तों फिर से देखते हैं दोस्तों। वर्ग का विकर्ण होता है a√2, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। यदि ये दो वर्ग हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अब इसकी भुजा ए है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, a√2 हो जाएगी। इसकी भुजा क्या हो जाएगी, a√2। इसकी भुजा क्या है, a है। तो जो वर्ग के विकर्ण पर दूसरा वर्ग बनाया गया है, तो इसका विकर्ण कितना है, a√2। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों, a√2। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफलों के बीच अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। तो a² करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, a√2 का वर्ग। यहाँ क्या हो जाएगा, a² बराबर, यह अनुपात लिख लो दोस्तों, अनुपात निकालना तो अनुपात लगा लो, a²√2 यही हो जाएगा। √2 नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, 2 का वर्ग, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। देखो a² से a² कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्र को पहचाना जाता है कहलाती है। जिस प्रक्रिया द्वारा बच्चे के कमजोर क्षेत्र को पहचाना जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न है, जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्र को पहचाना जाता है कहलाती है। ऑप्शन है लिखित कार्य, ऑप्शन बी है मौखिक कार्य, ऑप्शन सी है उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक वर्क। ऑप्शन डी दिख नहीं रहा दोस्तों, दिखा देता हूँ, नैदानिक कार्य। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, नैदानिक कार्य। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में बच्चे के कमजोर क्षेत्र को पहचाना जाता है उसे क्या कहते हैं, नैदानिक कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नैदानिक कार्य। जब बच्चे के कमजोर क्षेत्र का पता लग जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, बच्चे का उपचार करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शैलजा किसी संख्या को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 + 2 या 4 बराबर 1 + 3 आदि। वह संख्याओं के किस विकासात्मक चरण में है। तो दोस्तों वह किस विकासात्मक चरण में है, जल्दी से बताइए कमेंट करके दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है
मात्रात्मक चरण में है। ऑप्शन बी है विभाजन चरण में है। ऑप्शन सी है गुणनखंड चरण में है। ऑप्शन डी है कैलकुलेटिव फेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो विभाजन चरण में, कौन से चरण में है, विभाजन। वे क्या कर रही है, 4 को क्या लिख रही है, 2+2, क्या कर रही है, विभाजन कर रही है। क्या कर रही है, 4 को क्या लिख रही है, 1+3, तो क्या कर रही है, विभाजन कर रही है। तो कौन सा चरण हो जाएगा, विभाजन चरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में एक शिक्षिका को सहायक युक्त नहीं होना चाहिए। सहायक युक्त नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्रों के पिछले ज्ञान के अंतर का आकलन। ऑप्शन बी है अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ऑप्शन सी है उज्ज्वल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी है छात्रों को प्रेरित करें। छात्रों को क्या करें, प्रेरित करें। तो दोस्तों नहीं होना चाहिए पूछा है, क्या नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना ये नहीं होना चाहिए। केवल उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल उज्ज्वल छात्र हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं चाहिए। सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना चाहिए, सभी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल उज्ज्वल छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। गणितीकरण का अर्थ है, गणितीकरण का क्या पूछ रहा है, अर्थ है गणितीय प्रदर्शन है। ऑप्शन बी है तर्क और अमूर्तता है। ऑप्शन सी है तार्किक निष्कर्ष है। ऑप्शन डी है दिए गए विकल्प सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिए गए विकल्प सभी। तो ऑप्शन ए गणितीय प्रदर्शन, ऑप्शन बी तर्क और अमूर्तता, ऑप्शन सी तार्किक निष्कर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गणित में विद्यार्थी को कार्य देना चाहिए। गणित में विद्यार्थी को कार्य कैसा देना चाहिए, तकनीकी कार्य देना चाहिए, एबी प्रचार कार्य देना चाहिए, शिक्षण का ज्ञान देना चाहिए, शिक्षण का सिद्धांत शिक्षण के मैक्सिम देना चाहिए, शिक्षण के मैक्सिम। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तकनीकी कार्य देना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने। 5% 6.25 है, सत्य असत्य है। इस प्रकार के प्रश्न किससे संबंधित हैं, वैकल्पिक उत्तर का प्रकार है, समापन का प्रकार है, सरल स्मरण का प्रकार है, बहुविकल्पीय प्रकार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वैकल्पिक उत्तर का प्रकार है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हर बच्चे को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। यह एक विशेषता है। यह एक किसकी विशेषता है, गणित के क्षेत्र में स्वाध्ययन की विशेषता है, गणित में निगरानी अध्ययन, गणित के क्षेत्र में अच्छा काम। ऑप्शन डी है गणित में चिंतन। ऑप्शन डी है गणित में चिंतन। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गणित में निगरानी अध्ययन की विशेषता है। किसकी विशेषता है, गणित में निगरानी अध्ययन की। चलते अगले प्रश्न पर। दोस्तों सेशन का इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। देखते हैं लास्ट प्रश्न, गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष है। ऑप्शन ए है निष्क्रिय कक्षा, ऑप्शन बी है गैर मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है प्रेरणा की कमी, ऑप्शन डी है दिए गए सभी विकल्प। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प सही हैं। दिए गए कैसे हैं, सही विकल्प सही हैं, यानी दोष है। प्रमुख दोष क्या है, निष्क्रिय कक्षा नहीं होना चाहिए, गैर मनोवैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, प्रेरणा की कमी नहीं होना चाहिए। ये सारे ऑप्शन कैसे हैं, निगेटिव हैं। ये प्रमुख दोष हैं। ये क्या है, प्रमुख दोष हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।